गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में और सेंट्रल डोग्मा के बारे में। तो एक बार जनरली देख लेते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ा था और सेंट्रल डोग्मा में हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए की हेल्प से आरएनए और आरएनए की हेल्प से प्रोटीन के सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, वहां पर सेंट्रल डोग्मा कहलाती है। और जो सेंट्रल डोग्मा है उसके अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उनका वन वे फ्लो होता है और ये प्रोसीजर ही क्या कहलाता है, यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। इसके अलावा हमने देख लिया था कि जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होता है उनका रिवर्स फ्लो क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो अब देखिए आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। भी हमने कल देख लिया था कि कंप्लीट प्रोसीजर देखा था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कि डीएनए से डीएनए का बनना या डीएनए के थ्रू अपनी ही रेप्लिका का फॉर्मेशन करना या कॉपी बनाना क्या कहलाता है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। और ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। कि ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होती है जहां पर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और यहाँ पर अगर इसका एक सिंगल स्ट्रैंड लिया जाता है, अगर एक सिंगल स्ट्रैंड लिया जाता है तो ये सिंगल स्ट्रैंड किसी तरह बिहेव करेगा एज ए टेम्पलेट। तो डीएनए का कोई टेम्पलेट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करे, आरएनए डीएनए का टेम्पलेट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में आरएनए के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस करता है या फिर आरएनए के सिंथेसिस का कार्य करता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर तो आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है। कल हमने जो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो वहां पर रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि यहाँ पर ये प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे कि यह वह प्रोसेस होती है जहां पर डीएनए का एक स्ट्रैंड, जिसे क्या कहा जाता है, टेम्पलेट कहा जाता है, यह आरएनए का सिंथेसिस का कार्य करता है और यह प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा कंप्लीट होती है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। फॉर इंग्लिश मीडियम, the DNA act as a template for the synthesis of complementary strand of the mRNA in the presence of RNA polymerase enzyme. So this process is called as transcription and so formation of the RNA is known as the ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। अगर सिंपल वे में हम कहें कि डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहलाएगी, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होनी है तो यहाँ पर क्या है कि जो डीएनए के ऊपर यहाँ पर डीएनए के सिक्वेंसिंग पर, यानी जो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी वहां पर डीएनए का एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होता है और जिस साइट पर डीएनए की आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होगा वो साइट क्या कहलाती है, यहाँ पर प्रमोटर साइट कहलाती है। और ये प्रमोटर साइट ही क्या करेगी, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के लिए हेल्प करती है। और ये प्रमोटर साइट है उसका रिकॉग्नाइजेशन का काम कौन करेगा कि जिस समय ये डीएनए पर आकर ये आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज उसी साइट पर अटैच होगा जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसके लिए प्रमोटर साइट का रिकॉग्नाइजेशन है वो कौन करेगा, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो यहाँ पर इसके रिकॉग्नाइजेशन का वर्क करेगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन की जो यहाँ पर प्रोसेस होगी ये यूकैरियोट्स में तो कैसी होती है, ये जो प्रोकैरियोट्स की कंपैरिजन में, यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। ये जो प्रोसेस होगी यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। और ये जो प्रोसेस होगी दोनों में डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखी जाएगी। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में किसके बारे में पूछा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन अबाउट
प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए किस प्रकार से यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के यहाँ पर नहीं, सॉरी, हमें यूकैरियोट्स के अंदर पढ़ना है। यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी वो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा स्टार्ट की जाएगी। और ये आरएनए पॉलीमरेज भी कितने परसेंट होते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 टाइप ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो रिस्पॉन्सिबल होंगे 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज। अब जिसके अंदर कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज है, तो सबसे पहले देखिए यहां पर है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड है यहां पर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये तीनों यहाँ पर क्या करते हैं, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसे प्रमोट करेंगे। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले एक एक करके देखेंगे तीनों के बारे में कि आरएनए पॉलीमरेज तो क्या करता है यहाँ पर कि ये जनरली प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये कहां पर हेल्प करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये ट्रांसक्राइब यानी जो आरएनए है उससे कंबाइंड होने में हेल्प करता है। और ये जनरली जो आरएनए का जिस समय फॉर्मेशन होगा, आरएनए का जब फॉर्मेशन होगा तो ये 70% ऑफ द पार्ट 70% ऑफ द पार्ट के फॉर्मेशन में यूजफुल होता है। ये तो है हमारा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। फिर देखते हैं हम सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो mRNA का जब सिंथेसिस किया जाएगा तो यहाँ पर एक HN RNA हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA होगा, वो भी इसके लिए यूजफुल होगा। और ये क्या करता है, यहाँ पर जो RNA है उसका 20 से 40%, 20 to 40% ऑफ द RNA का फॉर्मेशन ये करने में हेल्प करेगा। फिर थर्ड नंबर हम लेते हैं यहाँ पर RNA पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि यह भी कहां पर पाया जाता है, ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ पर ओवरऑल टोटल 10% ऑफ आरएनए, 10% ऑफ पार्ट आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये तो हमारे हो गए तीनों तरीके के आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, अब एक बार देख लो, आरएनए पॉलीमरेज है, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और 70% ऑफ द आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। फिर आता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, साथ में इसके एचएन आरएनए भी प्रेजेंट होगा और ये 20 to 40% पार्ट ऑफ द जो आरएनए है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब थर्ड है हमारा यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसे हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जनरली ये पाया जाता है। और ये क्या करेगा, यहाँ पर 10% पार्ट, जो 10% पार्ट होता है आरएनए का, उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा। अब इसके साथ में ये तो ठीक है, ये भी आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी उस समय ये काम आएंगे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, यानी ये जनरली कुछ आरएनए पॉलीमरेज हो गए, इसके अलावा कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर हमारी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होगी उस दौरान हमारी हेल्प करेंगे, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड सी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी,
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच, और लास्ट है हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड जे। ये सारे ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स है ये यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की जब प्रोसेस होगी तो उसमें क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से स्टार्ट होती है और किस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट mRNA का सिंथेसिस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर प्रमोटर साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हमने क्या कहा था कि डीएनए पर स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होगी तो वो क्या कहलाएगी, जो कि आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू रिकॉग्नाइज की जाएगी। तो आरएनए पॉलीमरेज इस साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और इस साइट को हमने क्या कह दिया था, यहाँ पर प्रमोटर साइट कह दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर प्रमोटर साइट है, इसके थ्रू होगी, लेकिन यहाँ पर 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी है। वो कौन कौन से स्टेप है यहाँ पर, वो है सबसे पहले इनिशिएशन, सेकंड होता है इलोंगेशन, और थर्ड है हमारा टर्मिनेशन। क्या है, टर्मिनेशन। ये स्टेप है जहां पर, जिन स्टेप के थ्रू यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होगी वो कंप्लीट की जाएगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनिशिएशन के बारे में। और इनिशिएशन में मतलब कि ये इनिशिएशन के नाम से ही पता लगता है कि ये प्रारंभन की जो पोजीशन होगी जहां से हमेशा क्या स्टार्ट होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। और हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो प्रमोटर साइट से होगी स्टार्ट। तो इनिशिएशन में क्या आएगा, यहाँ पर प्रमोटर साइट आएगी। तो यहाँ पर प्रमोटर साइट से सबसे पहले ये स्टार्ट होगा। और प्रमोटर साइट में आरएनए पॉलीमरेज के लिए सभी प्रकार के निम्न पार्ट है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेंगे, वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ द इनिशिएशन बॉक्स, जैसे कि हमने पढ़ा होगा इनिशिएशन, जिसे INR से भी रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है इनिशिएटर बॉक्स होता है, सेकंड होगा यहाँ पर टाटा बॉक्स, थर्ड यहाँ पर होता है कैट बॉक्स, और 4 नंबर होगा यहाँ पर GC बॉक्स। ठीक है, ये 4 बॉक्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये 4 बॉक्स यहाँ पर क्या क्या करेंगे, सबसे पहले कि प्रमोटर साइट पर ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहेंगे। तो प्रमोटर साइट पे अगर हम इनकी स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं इनिशिएटर बॉक्स, जिसे INR भी कह रहे हैं। तो ये बॉक्स क्या है कि ये प्रमोटर का वो पार्ट है, ये इनिशिएटर बॉक्स प्रमोटर का वो पार्ट है जहां पर क्या होता है, प्रमोटर का वो पार्ट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो मतलब कि ये प्रमोटर साइट ही हो गई है। सेकंड होता है यहाँ पर हमारा टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स का मतलब कि ये आरएनए की इनिशिएटर साइट से, आरएनए की इनिशिएटर जो स्टार्टिंग की मतलब कि ये प्रमोटर की जो साइट होगी उससे पहले लगा दिया जाता है। ठीक है, और ये प्रमोटर को क्या करेगा, एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये कौन सा बॉक्स हो जाएगा, हमारा टाटा बॉक्स हो जाएगा। उसके अलावा थर्ड बॉक्स है कैट बॉक्स। ठीक है, अब कैट बॉक्स क्या है कि ये टाटा बॉक्स के अलावा एक जो शॉर्ट सीक्वेंस में प्रमोटर पाए जाएंगे, यहाँ पर टाटा बॉक्स के अलावा जो एक शॉर्ट सीक्वेंस के अंदर जो प्रमोटर पाए जाएंगे, उस प्रमोटर जो प्रमोटर साइट होते हैं उसको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। किस लिए, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए, और ये इसको प्रमोट करने का ही काम करेंगे। फिर आता है लास्ट एंड फाइनल GC बॉक्स। तो GC बॉक्स है यहाँ पर, ये किस तरीके से है कि ये आरएनए की जो थर्ड प्रमोटर बॉक्स होता है, आरएनए का जो थर्ड प्रमोटर बॉक्स है जिसे कैट बॉक्स कहते हैं हम। ठीक है, थर्ड प्रमोटर बॉक्स को क्या करता है, ये यहाँ पर GC बॉक्स है, इसे आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ेगा। ठीक है, और ये प्रमोटर बॉक्स को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ने के बाद में एक कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। और कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किस तरीके से करेगा वो देखते हैं हम डायग्रामेटिकली। देखिए, ये तो हमारी आरएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है,
ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज के अंदर की तरफ जो अलग अलग यहाँ पर प्रमोटर बॉक्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये हो गया जीसी बॉक्स, अलग अलग रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो जाएगा कैट बॉक्स, और उसके बाद में है टाटा बॉक्स, और फिर है इनिशिएटर बॉक्स, जहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। और अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है, अब इसके चारों ओर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, वो लगे हुए पाए जाएंगे इस तरीके से, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड, जैसे कि अभी पहले मैंने आपको बताया था, सेकंड एफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सेकंड ई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सेकंड डी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सेकंड सी हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो जाएगा, फिर सेकंड बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सेकंड ए, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड जे। ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इस आरएनए पॉलीमरेज के चारों ओर अटैच रहेंगे, और अंदर की तरफ जो भी इनिशिएटर बॉक्स है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेंगे, ये सारे बॉक्स आके यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये तो था हमारा कौन सा, 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो देखो इनिशिएशन स्टेप हो गया कि ये जो सारी यहाँ पर साइट है, ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का या प्रारंभ करने का काम करेगी। सेकंड लेते हैं यहाँ पर इलोंगेशन। अब जो इलोंगेशन वाला जो पॉइंट होता है, ये क्या करेगा यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन के कॉम्प्लेक्स के निर्माण के साथ में ही जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन की जो प्रोसेस है, ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के साथ में ही, कि जैसे ही कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स है, इसका फॉर्म पहुंचकर आरएनए पॉलीमरेज और जो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनको रिमूव कर देती है। और ये रिमूव होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर होगी, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अलावा इनको रिमूव करने के बाद में जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की प्रोसेस होगी वो स्टार्ट होती है। तो अब आगे हम देखते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की जो प्रोसेस होगी वो किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट्स के बारे में। तो यूकैरियोट्स के अंदर हम अगर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की मेथड देखेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होगा, तो पोस्ट क्या होता है यहाँ पर यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स के अंदर ये क्या करेंगे, एचएन जीन्स एमआरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, एमआरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, ये भी 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट की जाती है, जिसके नाम है 5 प्राइम कैपिंग की जाती है, सेकंड आएगा पॉली एडिनाइलेशन की जाती है, ठीक है, और थर्ड है हमारा, थर्ड है यहाँ पर स्प्लाइसिंग। ये 3 प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पर कंप्लीट एमआरएनए का सिंथेसिस किया जाएगा, और वो जो एमआरएनए बनेगा वो आगे चल के किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो अब इन स्टेप्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 5 प्राइम केपिंग, 5 प्राइम केपिंग। तो देखो 5 प्राइम कैपिंग के अंदर क्या होता है यहाँ पर, कि जो भी एचएन जीन है, ठीक है, एचएनआरएनए एचएन जीन है, जो भी हमारे पास में टेम्पलेट है, जो भी हमारे पास में टेम्पलेट रीजन है, वहां पर क्या करती है, यहाँ पर एक तरफ तो 5 प्राइम होता है, एक तरफ 3 प्राइम होता है। अब जो 5 प्राइम एंड होता है वहां पर ये एचएन जीन क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। ये ऐड होकर क्या करेगी, यहाँ पर ग्वानिन के अटैचमेंट में हेल्प करती है, मतलब कि यहाँ पर मिथाइल ग्वानोसिन
ट्राई फोस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को 5 प्राइम कैपिंग के फॉर्म में यूज मिलेगी कि एच एंजीन है, ये यहाँ पर एमआरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करेगी, तो ये भी यहाँ पर टेम्पलेट पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब टेम्पलेट पर यहाँ पर 5 प्राइम कैपिंग की जाएगी, मतलब 5 प्राइम केप पर यहाँ पर मिथाइलेटेड जो ग्रुप होता है उसको यहाँ पर ऐड किया जाता है। अब मिथाइलेटेड ग्रुप को यहाँ पर हम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ पर ऐड हो जाता है, यहाँ पर 5 प्राइम पार्ट पर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर ऐड होकर इस HNRNA को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, साथ में जो भी राइबोसोमल यूनिट्स है वो यहाँ पर अटैच रहेगी। कोडिंग और नॉन कोडिंग जो रीजन होते हैं, कोडिंग और जो नॉन कोडिंग रीजन है वो भी इस 5 जो ये टेम्पलेट है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एक्सोन और इंट्रोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 5 प्राइम कैपिंग की जाएगी। तो 5 प्राइम कैपिंग के लिए स्टार्टिंग में हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से 5 प्राइम कैपिंग की जा रही है। तो यहाँ पर देखो, ये 5 प्राइम पार्ट हो गया, ये 3 प्राइम पार्ट हो गया। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं एक्सोन और इंट्रोन में। तो ये एक्सोन हो गया, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन और एक एक्सोन और लिख देते हैं। ठीक है, अब जो एक्सोन वाला पार्ट होता है ये तो कैसा होता है, कोडिंग पार्ट होता है, और इंट्रोन वाला पार्ट होगा ये नॉन कोडिंग, मतलब किसी भी टाइप की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो नॉन कोडिंग पार्ट में नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि 5 प्राइम कैपिंग कर दी जाएगी और जो कोडिंग पार्ट है उसको तो रख लिया जाएगा और नॉन कोडिंग पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 5 प्राइम कैपिंग कर ली, मिथाइलेटेड यहाँ पर कैपिंग कर दी है। ठीक है, अब मिथाइलेटेड कैपिंग के बाद में एच एन जीन है उनको यहाँ पर अरेंज कर दिया है। एच एन जीन अरेंज हो गई, राइबोसोमल यूनिट यहाँ पर अटैच हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड स्टेप किया जाएगा। यहाँ पर सेकंड स्टेप है पॉली एडेनाइलेशन। तो देखिए पॉली एडेनाइलेशन में क्या किया जाएगा कि इसके अंदर जो जो टेम्पलेट है उसका 3 प्राइम जो पार्ट होता है उसके ऊपर यहाँ पर एडेनाइलिक एसिड या एडेनिन ग्रुप होता है उसको ऐड कर दिया जाता है और यहाँ पर 200 से 250 200 to 250 तक जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एडेनिन के, उनको यहाँ पर क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। या फिर यहाँ पर जो एडेनिन ग्रुप होती है उसकी एक लंबी चेन होती है वो 3 प्राइम पार्ट से क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा यहाँ पर किसका, पॉली एडेनाइलेशन का। 5 प्राइम कैपिंग में मिथाइलेटेड ग्रुप की कैपिंग कर दी है, साथ में यहाँ पर एडेनिन और जो पॉली एडेनाइल है वहां पर 3 प्राइम कैप पर यहाँ पर एडेनाइल जो ग्रुप है उसको अटैच कर दिया है और ये जो चेन है वो कितनी हो सकती है, 200 to 250 तक की ये चेन यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब कि यहाँ पर किसी भी पार्ट को क्या करना, स्प्लाइस करना या हटा देना या रिमूव करना। तो यहाँ पर स्प्लाइसिंग में क्या है, जो यहाँ पर हमारे पास में ये कंप्लीट टेम्पलेट है, यहाँ पर क्या है, हमने कहा था कि कोडिंग रीजन को रख लिया जाएगा, नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव कर दिया जाएगा। तो कोडिंग रीजन को रखने के लिए यहाँ पर एक्सोन रख लिया जाएगा और इंट्रोन को रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर किस तरीके से किया जाएगा कि यहाँ पर ये हो गया स्टैंड कंप्लीट, एक्सोन इंट्रोन, मिथाइलेट कैपिंग हो गई, एडेनाइलेशन हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर स्प्लाइसिंग की प्रोसेस की जाएगी। तो स्प्लाइसिंग में जो इंट्रोन वाला पार्ट है उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो अटैच हो ही चुका है, कैपिंग हो गई है। कैपिंग के बाद में यहाँ पर क्या होगा, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस की जाएगी। तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पर क्या किया जाता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो यहाँ पर इंट्रोन वाले जो पार्ट है, इंट्रोन वाला जो पार्ट होगा वहां पर क्या करेगा, कट लगाने का काम करेगा। अब जो इंट्रोन के पार्ट के कट लगाने के बाद में जो यहाँ पर इंट्रोन वाले पार्ट पे कट लगाएगा, इंट्रोन वाले पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और एक्सोन वाले जो कोडिंग पार्ट है वो यहाँ पर रह जाएंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सोन वाले पार्ट है वो मिथाइलेटेड और जो एडेनाइलेट जो यहाँ पर हमने टैल लगाई थी इसके, ये सारे पार्ट यहाँ पर फ्रीली पाए जाएंगे। और इन जो पार्ट्स होते हैं इनको लाइगेज, जो लाइगेज एंजाइम है ये इन एक्सोन्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा।
इन एक्सोन्स को आपस में क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, और ये एक्सोन आपस में जुड़कर एक कंप्लीट mRNA का सिंथेसिस करेंगे, जिसमें सभी रीजन कैसे होंगे, कोडिंग रीजन होंगे। और ये कोडिंग रीजन कंप्लीट mRNA का सिंथेसिस करने के बाद में प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगी वो कंप्लीटली क्या कहलाएगी, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी। तो एक बार देख लीजिए आप, डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा देती हूँ एक बार फिर से कि डीएनए की अगर हमें क्या करनी है, यहाँ पर कंप्लीट डायग्राम से हम देख लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करनी है, तो यहाँ पर जो भी हमने टेम्पलेट को तैयार किया था सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में, तो ये जो टेम्पलेट होता है उसके ऊपर कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन प्रेजेंट होते हैं। कोडिंग जो रीजन होता है उसको क्या कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है, और नॉन कोडिंग रीजन को क्या कहा जाता है, यहाँ पर इंट्रोन कहा जाएगा। तो एक्सोन वाला पार्ट तो कोड एमिनो एसिड्स है उनको कोड करने का काम करता है, जबकि इंट्रोन है ये किसी को भी कोड करने का काम नहीं करता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ द यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोमल यूनिट प्रेजेंट होती है। साथ में mRNA सिंथेसिस के लिए यहाँ पर हमने जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर जो RNA यूनिट यहाँ पर अटैच की थी वो यहाँ पर अटैच रहती है। अब ये आगे क्या करेगी, ये यहाँ पर अटैच रहेगी और mRNA के सिंथेसिस में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि जो एंडोन्यूक्लियस है वो आकर यहाँ पर जो नॉन कोडिंग रीजन है वहां पर कट लगाने का काम करेगा। और नॉन कोडिंग पार्ट कौन सा है, यहाँ पर इंट्रोन है, वो हमारा यहाँ पर नॉन कोडिंग पार्ट है। ठीक है, अब ये जो नॉन कोडिंग पार्ट है यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक्सोन है वो यहाँ पर फ्रीली पाई जाएगी। साथ में फ्रीली तो पाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5 प्राइम और 3 प्राइम पार्ट पर हमने यहाँ पर मिथाइलेटेड कैपिंग कर दी, और एक तरफ हमने जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसकी पॉली ए टेल पार्ट को 3 प्राइम पार्ट पर अटैच कर दिया है। अब ये इन जो यहाँ पर कोडिंग रीजन होते हैं इन्हें आपस में जोड़ने के लिए या कंप्लीट mRNA के सिंथेसिस के लिए यहाँ पर क्या करेगा कि लाइगेज एंजाइम आएगा। लाइगेज एंजाइम आकर क्या करेगा, यहाँ पर इन्हें आपस में एक्सोन को अटैच करने का काम करता है, और ये एक्सोन कंप्लीटली आपस में अटैच होकर एक कंप्लीट mRNA के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और ये जब कंप्लीट mRNA का सिंथेसिस हो जाएगा तो इसके बाद में ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये mRNA सिंथेसिस से प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और यही प्रोसीजर यहाँ पर क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस होगी वो कहाँ पर होगी, बिफोर मॉडिफिकेशन, मतलब कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये कंप्लीट प्रोसेस होगी जब तक कि जो कंप्लीट mRNA का सिंथेसिस नहीं हो जाता है तब तक ये mRNA साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आएगा और ना ही प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। जैसे ही कंप्लीटली मॉडिफाइड हो जाता है, कंप्लीटली ये चेंजेस आ जाते हैं, एक्सोन को मतलब कोडिंग पार्ट इसके ऊपर अरेंज रहेंगे, तो उसके बाद में ही ये mRNA का सिंथेसिस होगा, और mRNA सिंथेसिस के बाद में ही ये क्या करेंगे, कंप्लीट प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो अब आगे देखते हैं हम कि इसके अंदर इसके अलावा यहाँ पर एक मेथड और होता है जहां पर क्या किया जाता है, जो एक्सोन और इंट्रोन पार्ट है इनको अलग किया जाता है और केवल जो एक्सोन पार्ट है उससे ही mRNA का सिंथेसिस किया जाता है। तो यहाँ पर एक मेथड और है जो है लूप मेथड। तो देखिए यहाँ पर लूप मेथड होता है, यहाँ पर जो इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग के लिए जैसे कि बहुत सी मैकेनिज्म यूज में ली जाती है, लेकिन यहाँ पर एक लूप मेथड होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसके अंदर भी क्या किया जाता है कि HNRNA है या फिर जो HN जीन होगा वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, वही 5 प्राइम और 3 प्राइम प्रेजेंट होंगे, वही एक्सोन और इंट्रोन जो कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन हमने ले लिए। अब ये कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन है, इनकी स्प्लाइसिंग के लिए यहाँ पर भी वही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, जो एक तो लेफ्ट साइड होगी इसमें, एक राइट साइड होगी। तो सबसे पहले 5 प्राइम वाली जो लेफ्ट साइड होती है वहां पर एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ पर कट लगाने का काम करेगा। तो कट लगाने के बाद में ये क्या करेगा यहाँ पर कि एक्सोन पार्ट तो अलग हो जाएगा और इंट्रोन का जो लेफ्ट पार्ट है, मतलब जो राइट एक्सोन का पार्ट है वो इस इंट्रोन को लेकर अलग हो जाएगा। ठीक है, अब कंप्लीटली इस इंट्रोन को यहाँ से रिमूव करने के लिए यहाँ पर ये लेटरल लूप साइट है उसको कंप्लीटली यहाँ से अलग करने के लिए क्या किया जाएगा, जो लाइगेज एंजाइम है वो यहाँ पर जो राइट एक्सोन है वहां पर भी कट लगाएगा। और ये राइट एक्सोन पर कट लगने के बाद में दोनों 5 प्राइम और 3 प्राइम जो एक्सोन है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद में ये जो एक्सोन है यहाँ पर बीच में जो इंट्रोन वाला पार्ट है वो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करके अरेंज
रहेगा और ये लूप लाइक जो स्ट्रक्चर बनेगी ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है, जिसे इंट्रोन कह रहे हैं। इंट्रोन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर लाइगेज एंजाइम आकर क्या करेगा, इसे कंप्लीटली एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए लाइगेज एंजाइम एक्सोन को एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए यहाँ पर आके अटैच करेगा। और ये जो एमआरएनए के सिंथेसिस की प्रोसेस है, मतलब डीएनए के टेम्पलेट से एमआरएनए के सिंथेसिस की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद में एमआरएनए का सिंथेसिस हो गया है और अब इसके बाद में जैसे कि अगर हम देखें कि एमआरएनए से प्रोटीन के जो सिंथेसिस की प्रोसेस होगी वो क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या किया है हमने डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में, जिसमें एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे किया जाता है।